9 जून 2024 वो ऐतिहासिक तारीख है जब नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे करके वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री की शपथ आज लेने जा रहे हैं। ठीक 7:15 बजे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है, और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 में संभावित केंद्रीय मंत्रियों के साथ चाय पर आगामी सरकार के रोडमैप को लेकर चर्चा की। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने संभावित मंत्रियों को सरकार चलाने का मंत्र देते हुए कहा है कि शपथ के बाद तुरंत काम पर जुटें, 100 दिन के एजेंडे पर काम करें, विभागों के रुके काम पूरा करें, जनता के भरोसे को और मजबूत करें, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की है तमाम उन लोगों से जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और शपथ के तुरंत बाद काम पर जुटने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। 100 दिन के एजेंडे पर काम करें, विभागों के रुके काम पूरा करें, जनता के भरोसे को और मजबूत करना है, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ विधायक, कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से नवनियुक्त सांसद दर्शन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, और आज क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है तो तमाम मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा विधायक और सांसद भी, ये तमाम लोग दिल्ली पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बधाई, और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में खुशी का वातावरण है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह फटाके फोड़े जा रहे हैं, दीपोत्सव मनाया जाएगा, और इतनी खुशी पूरे देश में है कि आज हमारा ही नहीं विश्व का सबसे सक्षम नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, और मैं उनको संपूर्ण जनता जनार्दन की ओर से और हम समस्त प्रतिनिधियों की ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में उनके जो हमारे ये कार्यकाल और विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है, हम प्राणपण से मेहनत करके और उसको पूरा करने का। पिछली बार मोदी कैबिनेट में कई मध्य प्रदेश के चेहरे थे, इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को? जानकारी लगी है कितने लोगों के पास लगभग फोन पहुंचे? आपको तो नहीं आया फोन? ये तो हमारे ऊपर का कैडर है, और जो कुछ वहाँ से होता है बहुत अच्छा। आपके पास भी अभी खबर आने वाली है, चिंता मत करो, 6 बजे के बाद सब क्लियर हो जाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और खजुराहो सीट से सांसद वीडी शर्मा ने भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज दिल्ली में हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। आप भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, और मध्य प्रदेश ने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से 29 के 29 सांसद चुन करके आए हैं, और इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नया इतिहास भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं कि तीसरी बार 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ कोई लेगा तो भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए नया इतिहास बनने जा रहा है, उस इतिहास के हम सब साक्षी बनेंगे, और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान को, माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता आनंदित है, और उत्सव के साथ आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्सव का माहौल बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर आज जश्न मना रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बताइएगा वहां पर अभी हलचलें क्या है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है नरेंद्र मोदी जब पीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए, इस वक्त मध्य प्रदेश भवन में मौजूद हैं, और मध्य प्रदेश के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा सांसद हैं, वो धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश भवन पहुंचे, और मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देखिए प्रेरणा, मध्य प्रदेश से 5 नाम सामने आ रहे हैं, और ये जो 5 नाम अगर हम उसका जिक्र करें
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर गुना से चुनाव लड़े और अब लंबे अंतराल से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, इन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। 2 आदिवासी चेहरे हैं, 2 ओबीसी चेहरा है और एक दलित चेहरा है। वीरेंद्र खटीक पहले भी कैबिनेट में शामिल रहे, इस बार उन्हें दोबारा मौका दिया जाना है। इसके अलावा एक नया नाम है सावित्री ठाकुर, धार से 2 बार की लोकसभा की सांसद रही हैं और आदिवासी नेता हैं, महिला नेता भी, इसका फायदा उन्हें मिला है। इसके साथ साथ ही एक और आदिवासी नेता जिसका नाम है वो दुर्गादास उइके है और दुर्गादास उइके को भी आज चाय पर चर्चा के लिए पीएम आवास बुलाया गया था। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, अगर उस लिहाज से बात करें तो एमपी का प्रतिनिधित्व केंद्र में बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि 5 चेहरे केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल होंगे। पिछली बार भी कई चेहरे जो है वो मोदी कैबिनेट में रहे, चाहे वो प्रहलाद पटेल की बात करें या फिर भगत सिंह कुलस्ते की बात करें, तो ऐसे तमाम बड़े नेता मोदी कैबिनेट में रहे हैं। लेकिन इस बार अगर अब देखिए, क्योंकि सावित्री ठाकुर कैबिनेट में जा रही हैं, तो फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो थम चुकी हैं। और क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते पहले विधानसभा का भी चुनाव हारे और लोकसभा का चुनाव जब चल रहा तो उस वक्त भी प्रत्याशी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, संभवतः उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इस वजह से 2 जो नए आदिवासी नेता हैं उन्हें इस बार मोदी कैबिनेट पर जगह मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे और आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। न सिर्फ एमपी के सांसद हैं यहाँ पर, बल्कि एमपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं, उस सभी विधायकों के साथ साथ ही पदाधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं और सभी को बकायदा आमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित भी किया गया था। निश्चित रूप से मैं आ रही हूँ आकाश आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार में 68 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले मोदी ने संभावित मंत्रियों को मंत्र भी दिया है। एनडीए पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी संभावित चेहरों को दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। महज 2 घंटे बाद राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र अगल वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूं अगल जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आकाश द्विवेदी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अगल जी, मेरा सवाल आपसे होगा, और इस बार मोदी कैबिनेट जो बन रही है वो उसका स्वरूप कैसा देखने मिलेगा और इस बार कौन कौन सी छवियां देखने मिलेंगी? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि सरकार को इस बार दूसरे दलों को भी मौका ज्यादा देना पड़ा है बीते 2 कार्यकाल की अपेक्षा। एनडीए की जो सरकार आज शपथ ले रही है, मतलब उसके प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो देश के दूसरे बड़े नेता होंगे। ये गर्व की बात है। परंतु इसके साथ साथ में जो मोदी जी को इस बार जो कठिनाइयां झेलनी होगी अपने घटक दलों के साथ में, उसका समय आने पर ही बताया जाएगा कि किस तरीके से ये काम होगा। परंतु मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, तो जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अच्छा खासा नेतृत्व मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें खास करके उड़ीसा की तरफ कुछ ट्राइबल्स उड़ीसा की लेने होंगे जो झारखंड और बिहार से लिए जाते थे। आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, उसको देखते हुए बिहार में इस तरीके से जहां पर राजस्थान से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा। क्योंकि तकलीफ इस बात की है कि हार हुई है तो हार के कारण भी ढूंढने पड़ेंगे और हार की भरपाई भी करनी होगी। उत्तर प्रदेश को भी अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना होगा, कुछ ऐसे चेहरे नए लाने होंगे जो राज्यसभा से बने। परंतु ये भी देखना होगा कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो किस तरीके से अपने अपने पोर्टफोलियो को मांगते हैं और पोर्टफोलियो की डिमांड करते हैं। ये तो बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी अपना एक कैबिनेट बनाने के लिए अपने कुछ चेहरों को साथ में रखेंगे, जो बहुत जरूरी होता है कि पॉलिटिकली पकड़ अगर किसी प्रधानमंत्री के साथ रहे
तो अच्छा रहता है। अगर अकेला अलग थलग चेहरा रहे तो वो भी समझ नहीं आता, उसकी कैबिनेट निश्चित रूप से। उसके लेकिन मुझे साथ लगता के है लोगों अगल जी की कि इस कुछ बार कैबिनेट बनाना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चुनौती जैसा साबित हो रहा है। हालांकि वो चुनौती की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी जब अन्य मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। मैं लौटूंगी अगल जी आपके पास भी। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम नेता भी पहुंचे हैं। सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, आप भी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेंगे और तीसरी बार जनता ने बिल्कुल एनडीए को पूरा समर्थन दिया। तो हम सब के लिए गौरव की बात है और जिस प्रकार देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, अब निश्चित रूप से और तेजी से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें सर, पिछली बार भी 6 लगभग मंत्री थे और इस बार भी 5 अब तक जो नाम हमारे पास आए हैं और एक महिला मंत्री भी हैं, तो मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। नहीं, अच्छा है। मध्य प्रदेश ने परिणाम भी अच्छे दिए हैं और मोदी जी का आशीर्वाद भी मध्य प्रदेश पे बहुत है। छिंदवाड़ा में आप डटे रहे सर, छिंदवाड़ा भी इस बार जीत गए, क्या वजह रही इस बार की कमलनाथ का गढ़ भी भेज दिया गया? नहीं, अब मोदी जी का जादू चल रहा है सब दूर, तो छिंदवाड़ा में भी चला है। मोदी का जादू चल रहा है, ये कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा है और कहना है कि मध्य प्रदेश ने बेहतर रिजल्ट दिया है क्योंकि सभी 29 लोकसभा सीटें एमपी की जो थी वो बीजेपी के खाते में इस बार आई हैं और इसके पहले भी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कब्जा रहा है। आज दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है और एमपी के करीब 5 जो सांसद हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और उसके पहले तमाम जो नेता मध्य प्रदेश के उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है क्योंकि ये सभी नेता मुख्यमंत्री समेत जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए आकाश, हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र अगल जी भी हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी राय दे रहे हैं। आकाश, सबसे पहले आपकी ओर रुख कर लेती हूं और जिस तरह से आपने बातचीत भी की नेताओं से, राजेंद्र अगल जी से भी इससे पहले मैं बातचीत करी थी, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में इस बार इंपॉर्टेंस उन नेताओं को दी जाएगी जहां पर या तो चुनाव है आगामी 1-2 साल में या तो परिणामों के वक्त चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। उस अनुसार देखा जाए महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, तमाम वैसे राज्य हैं। क्या इन राज्यों के दबाव में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंस कम होती नजर आ रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश से 5 नेताओं को अगर जगह कैबिनेट में दी जा रही है तो ये कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जगह कम मिली है क्योंकि ये ठीक ठाक संख्या कही जाएगी। 29 लोकसभा सीट है और लगभग इसी तरीके का समीकरण पहले भी मोदी कैबिनेट में देखने को मिलता रहा है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और यही वजह है कि दलितों के बड़े नेता, बड़े चेहरे के तौर पर वीरेंद्र खटीक जाने जाते हैं, उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। अगर फग्गन सिंह कुलस्ते कैबिनेट में नहीं आ रहे हैं तो 2 आदिवासी नेता और पहुंच रहे हैं क्योंकि 84 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की, माफ कीजिएगा विधानसभा की मध्य प्रदेश में, जहां आदिवासी सीधा प्रभाव डालते हैं। तो धार हो गया, इसके अलावा धार के अलावा जो मैं लौट रही हूँ आकाश आपके पास, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। उससे पहले मैं तस्वीरें दिल्ली से, सीधी तस्वीरें संसद भवन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद। महज 2 घंटे का वक्त बचा है। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पर मेहमान इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उसकी भव्य तैयारियां, संसद भवन की भव्य तस्वीरें और यहाँ पर अभी से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इससे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते, राष्ट्रपति भवन रवाना हुए हैं तोखन साहू, राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे तोखन साहू। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से सांसद है तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के हाथ में राज्य मंत्री का एक बार फिर से दर्जा निकलकर सामने आया देखने मिल रहा है और तोखन साहू रवाना हो गए राष्ट्रपति भवन के लिए। तोखन भैया इधर देख ले, ओ तोखन भैया इधर देख ले, सब टीवी में जारी करा था। चलिए, बहुत बहुत बधाई।
तो राष्ट्रपति भवन की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और एक भव्य आयोजन यहां पर देखने मिलेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में पूरा कार्यक्रम रखा गया है, मंत्रियों की लिस्ट तैयार है। तोखन साहू भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचेंगे और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। विदेशी मेहमान भी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद भी यहां पर पहुंची हुई हैं जो कि इस कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। इसी के साथ अन्य पड़ोसी देश हैं जो कि आज प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं और तमाम राजनीतिज्ञ वहां पर पहुंचने लगे हैं। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, जातिगत समीकरणों का इस बार खास तौर पर ध्यान रखा गया है और क्योंकि आदिवासियों का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आबादी है, उस आबादी के आधार पर अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह दी गई है और ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि 2 लोगों को संभवतः जगह ना मिले। लेकिन अब तक जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो जानकारी यही है कि मंत्रिमंडल में 2 जो आदिवासी नेता वो शामिल होंगे, एक एसटी, इसके अलावा ओबीसी। तो ये जो जातिगत समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है और अब इंतज़ार है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं 5 नामों के, वही संभवतः शपथ लेते हुए भी वही नाम नजर आएंगे। निश्चित रूप से और थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। आकाश में लौटूंगी आपके पास। अगल जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगल जी, जिस तरह से आकाश भी जानकारी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को तो ठीक ठाक विभाग मिल गए और अमूमन हर साल इसी तरह का कुछ आंकड़ा देखने मिलता है। छत्तीसगढ़ में इस बार कमी आई है और राज्य मंत्री का दर्जा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को, हालांकि हर बार छत्तीसगढ़ के पाले में वही जाता है। मुझे लग रहा है इस बार क्या ये भी हो सकता है कि जो ज्यादा बड़े विभाग हैं उसकी भी खींचतान अन्य दल भी कर सकते हैं क्या, उसकी मांग भी कर सकते हैं क्या मंत्रिमंडल में? नहीं, अभी आपने, सॉरी मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपने ये कहा कि विभाग मिल गए। अभी विभाग नहीं, अभी मंत्रियों के संभावित नाम हो सकते हैं। संभावित नामों पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है हमेशा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय मैंडेट दिया है, मतलब ये मानिए 29 और 10 39 सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिली है। 39 सीटों में अगर ये देखेंगे तो ये उनके लिए रामबाण रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके जहां पर 239 सीट लेकर बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। तो उस हिसाब से जो प्रतिनिधित्व दिया गया है 39 सीटों में, वो 39 सीटों में अगर संभावित उस बात को माने द्विवेदी जी को भी, अगर द्विवेदी जी की बात को मानते हुए करते हैं तो ये क्या काफी है, इतना पर्याप्त है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किया है, जहां पर नहीं तो अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के पास 200 सीटें होती तो पता चलता कि परिणाम कुछ और होते, आज शपथ कोई और होता, लेना होता। तो क्या इसको मानते हुए ये मानना चाहिए कि 4 या 1 मंत्री को मान के 5 मंत्री से 39 सीटों पे पर्याप्त आपको समर्थन मिल गया है? ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से 29 सीटें दी है, उस मध्य प्रदेश से मंत्रिमंडल में पिछले बार अगर 6 लोग थे तो इस बार 10 लोग होना चाहिए, 8 लोग होना चाहिए, 7 लोग होना चाहिए। बहुत लोग कतार में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है नजरअंदाज छत्तीसगढ़ भी हुआ है राजेंद्र अगल जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 1 सीट और बढ़कर इस बार मिली है। वहां पर सिर्फ अगर एक राज्य मंत्री, जो अटकलें अभी चल रही हैं, अगर उस अनुसार देखा जाए तो अगर ऐसा नाम निकलकर सामने आ रहा है, सिर्फ एक नाम, तो ये छत्तीसगढ़ को, ये एक बार फिर से सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ को इस बार कम क्यों? नहीं, देखिए अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो बहुत अलग होती। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इतना बड़ा अपार इतनी सारी सीटें लेकर आना, मतलब 39 सीटें बहुत होती है। 29 की 29 में से सीटें, जहां पर छत्तीसगढ़, अगर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में 11-12 सीटें उन्होंने खो दी। अगर यही चुनाव राजस्थान के साथ होते मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के परिणाम भी विपरीत होते, जिस तरीके की बात आ रही है। और अब तो परिणाम आ चुके हैं, परिणाम पे तो चर्चा करना ठीक नहीं है, परंतु जिस तरीके के परिणाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिए, उस तरीके से अगर प्रतिनिधित्व तो संभावित बताया जा रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है अगल जी ये थोड़ी देर में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। और इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने उम्मीदों से और भी ज्यादा बेहतर परिणाम दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार ये अपडेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, वहां की क्या तस्वीरें, ये अपडेट्स भी दे रहे हैं। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है, बड़ा बयान दिया, कहा कि राज्य मंत्री के ऑफर की सूचना मिली थी, मुझे ऑफर मिलने की खुशी है, लेकिन ये ऑफर स्वीकार नहीं है। मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिन भर की तमाम अटकलों के बीच अब सीधा प्रफुल्ल पटेल ने ही बयान दे दिया है और सभी अटकलों को विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री के ऑफर की सूचना मिली थी, मुझे ऑफर मिलने की खुशी है, लेकिन ये ऑफर स्वीकार नहीं है। मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। देखिए, बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। और चलिए चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर एक और बता देते हैं। मंत्री पद पर अजित पवार का भी बड़ा बयान सामने आया, कहा कि हमें एक कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, शिवसेना की तरह हमें भी मंत्री पद मिले। प्रफुल्ल पटेल के बाद अजित पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। मंत्री पद पर अजित पवार का ये बड़ा बयान सामने आया। सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सत्य प्रकाश शर्मा जी आपका। सत्य प्रकाश शर्मा जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। पहला सवाल यही रहेगा, आपने हमारी दो अभी बड़ी खबरें भी सुनी और एनसीपी के जो कुछ नेता एनडीए को समर्थन दे रहे थे, उनके अगर इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं तो ये चिंता बढ़ाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, एक्चुअली एनसीपी के जो सांसद की संख्या है, वो संख्या इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली नहीं है एनडीए पर कि सरकार को कोई खतरा हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत में ही कुछ ऐसी चीजें, भले ही उन दोनों के बयान, चाहे प्रफुल्ल पटेल का बयान हो या अजीत पवार का बयान हो, दोनों बात में एक चीज जरूर स्पष्ट है कि उन्होंने कोई विरोध जैसी स्थिति पैदा नहीं की, लेकिन स्पष्ट मीडिया के सामने बाहर आना ये कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स देता है। ये प्रेशर बनाने का एक बड़ा तरीका है। हालांकि ये सत्य है कि किसी को कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो रहा हो उसको इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाए तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, एक सवाल। लेकिन ये पेच फंसा क्यों? जब अगर उस कोटे से मिनिस्टर लेना था तो कैबिनेट लिया जा सकता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो एनडीए की सरकार है, इसमें जैसा कि अपोजिशन पार्टीज जो क्लेम करती हैं कि भविष्य क्या होगा, खतरे में होगा, लेकिन ये जरूर है कि ये नरेंद्र मोदी जैसा जो लीड करने वाला लीडर है मध्य इसमें एनडीए को, वो कहीं ना कहीं उनका इतना बड़ा ऑरा है या इतना बड़ा चेहरा है कि उसके सामने छोटी मोटी घटनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो घटनाओं में शामिल हैं कि वो किसी भी सूरत में इन चीजों को बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे या इस चीज से आगे निकल जाएंगे। इसलिए मुझे ये लगता है, लेकिन हाँ, राह आसान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज ऐसी स्थिति पैदा होती, पोर्टफोलियोज मिलेंगे, हो सकता है जेडीयू कुछ कहने लगे, क्योंकि जेडीयू के नंबर भी कम हैं अपेक्षाकृत जी। लेकिन जेडीयू को जो अभी वेटेज दिया गया है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन काउंसिल बहुत सारे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण वहां आगामी समय में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पर असेंबली के चुनाव होने हैं। तो ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, कैबिनेट फॉर्मेशन है, इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को
ध्यान रखा गया है, चाहे वो बीजेपी की दृष्टि से माने या पूरे एनडीए की दृष्टि से माने। लेकिन ये तो फ्यूचर में होगा कि कितने एनडीए के जो पार्टनर्स हैं वो जो अभी लोकसभा चुनाव साथ लड़े हैं, जरूरी नहीं कि स्टेट्स में वो अपने अपने यहाँ विधानसभा चुनाव भी साथ लड़े या अलग लड़े। बिल्कुल। और महाराष्ट्र वैसे भी अगर परिणामों के अनुसार भी मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से बहुत ज्यादा अपेक्षाजनक परिणाम नहीं मिले थे, और उसके बाद अगर अजित पवार का इस तरह का बयान सामने आता है वो कितनी चिंता की बात है, मैं ये जानूंगी। राजेंद्र अगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र अगल जी, वैसे भी एनसीपी में दो फाड़ है, और एक और जहां पर अजित पवार हैं, वहीं पर अगर हम बात करें शरद पवार की, दो फाड़ और दोनों अलग अलग गठन को वो कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगी राजेंद्र अगल जी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मंत्री पद पर अजित पवार का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि हमें एक कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, शिवसेना की तरह हमें भी मंत्री पद मिले। प्रफुल्ल पटेल के बाद अजित पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है, हम शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अजित पवार ने ये साफ कर दिया है। क्या कहा है, सुनाते हैं। सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफ़र की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। ऐसा जो भी कल से बात हुई उसके बारे में ये सब हुआ है, और आज अभी 7:15 को मेरे ख्याल से सबको ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया है, इसमें हम भी जा रहे हैं एज अ। और वहीं देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी पर बयान सामने आया। कहा कि एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार की पेशकश की है। प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं प्रफुल्ल पटेल, राज्य मंत्री पर सहमति नहीं बनी है और अब भविष्य में विचार किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस का सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और राजेंद्र अगल जी से मैं सवाल ले रही थी। राजेंद्र अगल जी, अभी से हलचलें दिखने लगी है महाराष्ट्र में, और ये कितनी चिंता की बात है, कैसे देख रहे हैं इसे? मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि महाराष्ट्र में इनको थोड़ा वजन ज्यादा रखना पड़ेगा। उसका कारण है कि वह आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, पर फिर भी प्रयास करना अच्छा काम है। जिस तरीके से वहाँ शिवसेना एनसीपी के दो फाड़, शिवसेना के दो फाड़, एक जगह कांग्रेस काम कर रही है, तो कांग्रेस वहां पर बहुत आगे बढ़ती हुई दिखती है, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक रहा प्रफुल्ल पटेल का सवाल, जिस तरीके से कहा गया है, इतने दिनों बाद वो वापस मंत्री बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि उनकी बहुत सारी संपत्तियां जो है ईडी ने अटैच कर रखी थी, जिसको वापस छोड़ दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात ये दिखाता है कि आप हमारे साथ है तो हम आपका साथ देना चाहते हैं। मैं खरी खरी बात आपसे कर रहा हूँ इस बात के लिए। तो मुझे दिखता है ऐसा कि प्रफुल्ल पटेल को अगर स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा रहा था तो उन्हें शायद स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी वैसे भी बहुत लोग लाइन में हैं जिनको मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है, और कम से कम प्रफुल्ल पटेल तो भाग्यशाली हैं कि इतने कम नंबर लाने के बाद में वो बन रहे हैं। ऐसा नहीं, प्रदेश में आपको, मध्य प्रदेश में याद होगा आपको कि मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, बाद में मंत्री बनाए गए। मंत्री रहते हुए उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया ना। तो ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री से मंत्री बन सकता है, तो कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र प्रभार बनने में क्या परेशानी? निश्चित रूप से। पर ये तो अगर जी, लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि पारिवारिक संबंध हैं शरद पवार के, अजित पवार के, और जिस तरह से अभी उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर जो बयान दे दिया है, ऐसा ना हो कहीं कि नजदीकियां भी बढ़ जाएं, संबंध में बहुत ज्यादा दिन तक दरारें और दूरियां नहीं रह सकती हैं। ये बिल्कुल ठीक कहना है आपका, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के और शरद पवार के भी आपस में बहुत अच्छे संबंध है जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि शरद पवार अगर अभी कह दें उनसे कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, बैठना चाहता हूँ, तो नरेंद्र मोदी उनको समय देंगे। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए छोटी मोटी जो बातें होंगी उनको वो सहज स्वीकार करते हुए लगता है कुछ न कुछ उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा।
और रास्ता निकालने के बाद, पर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इसमें स्मेल आती है कि राजनीति जो है वो इसीलिए की जा रही है कि मुझे जो है वही चाहिए, या मैं एक्सेल वर्ड में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिर करके क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों करना है? देश की सेवा करना है, कैसे भी कर सकते हो, राजमंत्री रह के भी कर सकते हो, स्वतंत्र प्रभार रह के भी कर सकते हो, कैबिनेट का ओहदा लेके भी कर सकते हो, पर आप देश के मंत्री चुने जा रहे हो, ये कोई कम बात है, गर्व की बात है। महाराष्ट्र की जनता को इस पर गर्व करना चाहिए, और प्रफुल्ल पटेल को तो खास करके शुक्रिया अदा करना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को लोग भूल गए थे राजनीति से, निश्चित रूप से। उनको और वो जिस तरीके से वापस राजनीति भी कह रहे थे कि प्रेशर बनाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है, और वो अभी एनसीपी ने किया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि आगामी दिनों में विचार विमर्श किया जा सकता है। सत्यप्रकाश जी, इसी से संबंधित सवाल मैं आपसे लूंगी, क्या आगामी दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं कि आज तो इतने नेता शपथ ले लें, लेकिन उसके बाद कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं? जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि आगे कुछ सोच सकते हैं, सहमति और विचार विमर्श किया जा सकता है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस उतनी अथॉरिटी नहीं है जो किसी व्यक्ति को इंडियन कैबिनेट में शामिल करवाने, क्योंकि वो स्वयं ही सीएम रहे और बाद में डिप्टी सीएम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ठीक है, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, किसको क्या बनाना है, कब कौन क्या बन जाए छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो डिमोशन होता है कि कोई यूनियन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है वो एमओएस बन जाए, भले इंडिपेंडेंट चार्ज मिलिट पोर्टफोलियो। लेकिन मेरा कहने का एक बड़ा सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र की स्थिति है, आप देख लीजिए, चुनाव आते आते एनडीए या वहां महाअघाड़ी संगठन, जो भी दोनों अलायंस हैं, इनमें बड़े परिवर्तन आपको विधानसभा चुनाव से पहले दिखेंगे। क्योंकि ये जरूर है कि जो लोकसभा के रिजल्ट्स हैं, उसने वहां के एनडीए के दो अलायंस पार्टनर्स, चाहे एनसीपी हो या शिवसेना, सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस हिसाब से अभी खींचतान महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखने मिल रही है, उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि यहां से बेहतर प्रदर्शन बीते बार की अपेक्षा किया गया, और उसके बावजूद कोई डिमांड मध्य प्रदेश ने नहीं रखी है, ना ही छत्तीसगढ़ ने। देखिए कोमल जी, आपने बहुत अच्छा प्रेरणा है सर मेरा नाम, मैं करेक्ट कर देती हूँ आपको। प्रेरणा मिश्रा, प्रेरणा मैं भूल गया था। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रेरणा जी, वाकई ये चीज सत्य है, छत्तीसगढ़ को भी मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दिया है वो कोई स्टेट ने नहीं दिया। यानी कहा जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। हालांकि छोटे राज्य चाहे दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, 7, 5, 2, 4 के साथ वो भले ही आए हों, लेकिन मध्य प्रदेश ने बड़े राज्यों 29 की 29, यानी हिस्टोरिक विजय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आज केंद्र में सरकार में रह रही है, या नरेंद्र मोदी जी जो शपथ ले रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश का अपने एडजॉइनिंग स्टेट राजस्थान जैसा हाल होता, यानी वहां भी आप जानते हैं कि बाइपोलर मॉडल है पॉलिटिक्स का, कांग्रेस बीजेपी जैसे ही मध्य प्रदेश में थोड़ा सी भी स्लिप हो जाते तो आप मान के चलिए कि कई सीटों का नुकसान होता, और ये आज शपथ ग्रहण जो समारोह हो रहा, शायद वो वहां नहीं दिखाई देता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप, उन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जितने भी देश के बीजेपी लीड स्टेट हैं, उनमें आप देखिए उनकी जो परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्म कहा जा सकता है, और वो एक बड़े लीडर के रूप में भी उभरे हैं। ये भी पक्की बात मान लेना कि जो जितने भी बिल्कुल ये भी उनके काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे योगी हो या उन्हीं के नेतृत्व में इस बार लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, और कितना बेहतर प्रदर्शन निकलकर मध्य प्रदेश का सामने आया है वो तो पूरे देश ने देख लिया। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी। राजेंद्र अगल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र अगल जी, आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्योंकि इस बार इतनी खींचतान है और खुद भारतीय जनता पार्टी को भी सहारे की जरूरत है घटक दलों के, और ऐसे में सब लोग चाहेंगे कि हमें बेहतर विभाग मिले, हमें अच्छा विभाग मिले। मध्य प्रदेश को किस तरह के विभाग मिल सकते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को तो अपने घर का ही समझती है जी, वो खास करके उन लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे जो सरकार में उनका साथ दे रहे हैं, और खास करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं उन लोगों को। और एक हिसाब ये भी होता है कि परफॉर्मेंस को देखकर व्यक्तित्व जो होता है उसको देखते हुए, उसकी योग्यताओं को देखते हुए विभाग दिया जाता है। क्योंकि सरकार में हमेशा ये देखने को मिला है कि भारत सरकार में मंत्री बनना और विभाग चलाना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि
वहां पर पूरे देश के उस समय की निर्णय लेना होता है। और निर्णय लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभी तक निर्णय लिया करते थे, अगर मंत्रियों को निर्णय लेने की स्थिति बनती है तो वो क्या निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे? इस तरीके की लुझपुझ सरकार कभी सरकारों में रहती नहीं है। देखने को आपने पुराना इतिहास भी देखा होगा कि चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो या नरसिम्हा राव की, मंत्री हमेशा एक स्मार्टनेस और एक व्यक्तित्व पे ही निर्धारित करता है। परंतु ये बात कहीं ना कहीं ये लगती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के चेहरे चुनाव लड़े हैं वो सब अपने आप में अच्छे चेहरे हैं, जिनको लंबा अनुभव है राजनीति का। अगर मैं कहूं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान 3 बार मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। निश्चित रूप से मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आऊंगी। एक और सवाल है, क्योंकि जैसा कि राजेंद्र अगल जी भी बोल रहे हैं, सत्य प्रकाश जी, कि मध्य प्रदेश को अपने घर जैसा अब भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो लेने लगे हैं। तो ऐसा तो नहीं जब शादी होती है तो घर पे जैसे घर वालों को कहते हैं तुम बाद में खाना, जो मेहमान आए पहले उन्हें भरपेट खाना खिला देते हैं, ये देखने को मिलेगा क्या कैबिनेट में इस बार? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश देश का भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्टेट है जो मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मर होने के साथ, जो पुराने बीजेपी लीडर्स या जनसंघ के लोग कहते थे कि ये प्रयोगशाला है, तो कहीं ना कहीं उस संगठन ने देश में इस समय क्लीन स्वीप करके ये दिखा दिया है। उसकी जो पकड़ है, देखिए जमीन स्तर तक, पिछले विधानसभा चुनाव को देखें आप, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, ये बिल्कुल भी कोई कयास नहीं लगा पा रहा था, हालांकि सभी कयास बाद में कोलैप्स हुए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, वो भी 163 आउट ऑफ 230। ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में अगर वो सत्ता में आती है तो कहा जाता है कि उसकी संख्या पर पकड़ जो मध्य प्रदेश में है पार्टी की, वो शायद किसी जगह नहीं। इसलिए ये कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल भी बनता है, और कई ऐसे जो मॉड्यूल्स हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कई स्टेट फॉलो भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब एक सवाल ये होता है, आपने कहा कि घर जैसी स्थिति, अगर ये लाइटली लेना, देखिए ये जो एनडीए का 3.0 है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का 3.0 है, ये वो नहीं है जो 1 या 2 में था, क्योंकि वहां 282, 303 स्वयं भारतीय जनता पार्टी थी। ये स्थितियां नहीं है अगर अपने घर को नहीं संभाल पाया। जैसे कि आपने देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको ये पता है कि शिवराज सिंह चौहान को वो मंत्री बना रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत, वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पहुंची नहीं। अगर उनको नहीं लिया जा रहा है तो क्या ये लगातार उनको झटके पे झटके उस परिवार को नहीं दिए जा रहे? वही ज्योतिरादित्य को यहाँ यूनियन कैबिनेट में लिया जाता है, जबकि विजयराजे सिंधिया के साथ अगर किसी उनके परिवार के सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की है तो वो वसुंधरा राजे ने, चाहे मध्य प्रदेश में जब तक रही तब तक, या फिर राजस्थान पहुंचने के बाद उन्होंने उसको मजबूती दी है। और कहीं ना कहीं जो आज हम कहते हैं कि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में, यानी छत्तीसगढ़ आज का और राजस्थान, ये 3 जो हिंदी लैंड्स के राज्य हैं, यहां पर जो पॉलिटिक्स का बाय मॉडल बना है, इसका या बायपोलर मॉडल जो बना है, उसका कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर, चाहे अटल जी मध्य प्रदेश से हों, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हों, प्यारेलाल खंडेलवाल हों, या निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं। सत्य प्रकाश जी, मैं आ रही हूं आपके पास। राजेंद्र अगल जी से मेरा सवाल होगा। राजेंद्र जी, चलिए आज शपथ ग्रहण तो हो जाएगा, उसके बाद प्राथमिकताएं क्या होंगी जब कैबिनेट नई होगी, बनेगी, उसका गठन होगा तो? क्योंकि जो कमियां रह गई थी, जो चूक इस बार मंथन में निकलकर सामने आई होगी, क्या उन कमियों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा? क्योंकि पीएम भी बोल रहे हैं 100 दिन का रोड मैप तैयार रखना है। नहीं, 100 दिन का रोड मैप जो है उनको अपने एनडीए, अभी क्या है, बीजेपी की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। पिछले बार 283 और 303 जिस तरीके की सीटें थी तो बीजेपी अपना निर्णय ले लिया करती थी, परंतु अपने साथ उनके जो घटक दल हैं उन लोगों को भी साथ में लेकर चलना होगा, जो अलायंस है उनके साथ में, क्योंकि निर्णय लेने के पहले ही कई जगह पे आपने सुनना होगा, कई स्टेटमेंट दिए जिस तरीके से चंद्रबाबू ने दिए, नीतीश ने दिए, अपना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको देखते हुए, उनकी कमियों को बताते हुए कि मैं तो ये भी लागू करूंगा, मैं इसको भी ठीक करूंगा, मैं इसको भी देखूंगा, मैं इसको भी फिर से क्रियान्वयन में लाऊंगा। तो उस समय पे
क्या होगा, जैसे सेना की भर्ती की बात करें अपन, तो उसमें भी कहीं चेंजेस होने की बात हो रही है। तो किस तरीके के निर्णय होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जो 100 दिन का रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक क्या है, देश के जुझारू नेता हैं, और जिस तरीके से वो पूरे देश को समय देते हैं और प्रधानमंत्री लेते हुए जिस तरीके की मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं तो मुझे बहुत हद तक मुझे लगता है कुछ मुद्दों की डिमांड करी है जो अन्य घटक दल भी शामिल हुए हैं एनडीए में। कोमल अपनी बात पूरी करता हूं पहले। सर मैं आपको भी करेक्ट कर देती हूँ थोड़ी देर बाद, हालांकि एंकर चेंज हो जाएंगी लेकिन तब भी मेरा नाम प्रेरणा है। सर मैं आऊंगी आपके पास, मेरे पास वक्त की कमी है, इस बीच यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की क्या तस्वीरें होंगी और क्या अन्य महत्वपूर्ण बातें वहां देखने मिल सकती हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी अपडेट्स लगातार